हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम ओपेम एज ए डिफरेंशिएटर कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। ये मेरे मॉड्यूल 7 का लेक्चर नंबर 9 है। ये जो सर्किट है ये ओपेम एज ए डिफरेंशिएटर का है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओपेम एज एन इंटीग्रेटर कैसे वर्क करता है। तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर ये एक ऐसे सर्किट है, इनमें हम कैपेसिटर को यूज़ किया है। इनमें इंटीग्रेटर में हमने कैपेसिटर जो था वो फीडबैक लूप में लगाया था, यहाँ कैपेसिटर इस जगह पे लगाया है और फीडबैक लूप में हमने रेजिस्टेंस RF लगाया है। तो बस थोड़ा सा ही इन दोनों की पोजीशन ही इंटरचेंज हुई है डिफरेंशिएटर में। इंटीग्रेटर में कैपेसिटर यहाँ आ रहा था और रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा था। तो अब इस सर्किट की हम वर्किंग देखते हैं। सारे ही सर्किट में वो सेम कंसेप्ट चलेगा कि आप सबसे पहले KCL लगाएंगे, फिर V2 को वर्चुअल ग्राउंड मानेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो इनपुट के डिफरेंशियल के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हम अपनी इक्वेशन से सिद्ध करेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है। ये भी इन्वर्टिंग मोड में काम आ रहा है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है। ये इसके सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस वाली VCC और माइनस वाली को VE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। RL लोड रेजिस्टेंस है जिस पे हमें आउटपुट वोल्टेज V0 मिल रहा है। ये IC 741 के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हालांकि हमने यहाँ पिन का नंबर नहीं लिखा है, तो ये किसी भी IC के लिए हम सिंपली यहाँ पे ओपेम भी लिख सकते हैं। कोई भी ओपेम IC हो उसके लिए ये वर्किंग है। अगर मैं पिन आउट डायग्राम के अकॉर्डिंग पिन नंबर लिख देती हर पॉइंट पे, तो फिर वो एक पर्टिकुलर IC के लिए हो जाता है। तो अपन एक जनरल वर्किंग देख रहे हैं इसकी कि ओपेम पे जब इनपुट वोल्टेज देते हैं तो इसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रही है, इसको हमने IC से रिप्रेजेंट करा है कि IC करंट है। अब V2 नोड पे अगर हम KCL लगाते हैं तो जो ये हमारी IC करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इधर और इधर। अब फीडबैक लूप में जो करंट जाती है उसको हम नॉर्मली IF से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनपुट है ओपेम के अंदर उस करंट को हम IB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अपन KCL अप्लाई करें, KCL V2 नोड पर लगाने पर हम लिख देते हैं KCL एट V2 नोड। V2 नोड पे अगर आप KCL लगाते हो तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो IC करंट है इज इक्वल्स टू IB प्लस IF। अब हम जानते हैं कि ओपेम आइडियल ओपेम है, इसकी हाई इनपुट इम्पीडेंस है, तो IB की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो IB को अगर हम 0 मान लेते हैं आइडियल ओपेम के लिए कि IB इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा कि IC बराबर IF हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसमें IC और IF की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। अब IC की वैल्यू निकालेंगे। ये अभी IC कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट का फॉर्मूला था CdVC, वोल्टेज एट कैपेसिटर डिवाइड बाय dt। ये कैपेसिटर की करंट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे C को हम यहाँ C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे C1। अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं, यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं Vin और इस पॉइंट पे है V2, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गए Vin माइनस V2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस वोल्टेज की जगह Vin माइनस V2। ये कैपेसिटर के वोल्टेज हो गए। मतलब ये जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट का जो हमने पढ़ा है, इस पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं कि C की जगह हमने C1 लिया है तो C1 लिख दिया, और कैपेसिटर के वोल्टेज इसके बराबर आते हैं तो ये लिख दिया यहाँ पे, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है डिफरेंशियल। अब IF निकालना है, फीडबैक करंट। ये करंट हो गई अपनी, ये हमारी जो करंट आई ये वाली करंट आ गई IC। दिस इज IC करंट इन कैपेसिटर। अब फीडबैक लूप में जो करंट है वो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे वोल्टेज है V2, इस पे है V0। तो RF के इन दो टर्मिनल पे वोल्टेज, इस पे V2 है, इस पे V0 है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने होंगे, V2 माइनस V0। और इसमें फ्लो होने वाली करंट IF की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस V0 अपॉन RF। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब IC और IF की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये दोनों इक्वल है, तो फर्स्ट में अगर हमने पुट किया तो हमारे पास आया C1 d Vin माइनस V2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू V2 माइनस V0 अपॉन RF। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब वर्चुअल ग्राउंड वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। दिस इज़ V1 वोल्टेज, दिस इज़ V2।
V1 0 पोटेंशियल पर है क्योंकि इस टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर रखा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो इन्वर्टिंग के भी वोल्टेज लगभग वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट से V2 भी लगभग V1 के बराबर होगा और उसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो वर्चुअल ग्राउंड वाले कंसेप्ट को अप्लाई करने पे V2 की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो इस इक्वेशन में V2 0 पुट किया तो हमारे पास आएगा V2 0 रखने पे आ गया C1 d/dt। V2 0 हुआ तो V नहीं रह गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू V2 इधर 0 रखा माइनस V0 अपॉन RF। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, RF को इधर कर दें और माइनस साइन इधर ले आते हैं, तो ये वैल्यू हो गई C1 RF dV in अपॉन dt माइनस V0। अब इस माइनस साइन का कंसेप्ट ये है कि अगर आप माइनस नीचे लाए तो इधर माइनस आ गया, या माइनस से पूरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर दो मल्टीप्लाई, तो इधर माइनस आ जाएगा और उधर हो जाएगा प्लस। अब अपना ये वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल्स टू माइनस RF C1 dV in अपॉन dt। अब एक बार अगर सर्किट डिज़ाइन कर लिया तो हमारा RF और C1 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो RF और C1 कांस्टेंट है तो हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट के डिफरेंशियल के प्रोपोर्शनल है। आ रहा है इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि आउटपुट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशियल ऑफ इनपुट वोल्टेज। अगेन नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि हमने इन्वर्टिंग मोड पे लिया है, तो अगर इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो आउटपुट में हमको नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको इन्वर्टिंग मोड में ले रहे हैं और जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट से 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर होगा। तो ये था हमारा ओपीएम एज अ डिफरेंशिएटर। अब अगर हमने जैसे इंटीग्रेटर में देखा था कि अगर अपन इनपुट पे स्क्वायर वेव दे रहे थे तो आउटपुट में ट्रायंगुलर वेव मिल रही थी, डिफरेंशिएटर में क्या है कि अगर इनपुट में हम ट्रायंगुलर वेव देंगे तो आउटपुट में हमारे को स्क्वायर वेव मिलेगी। अब जैसे अपन ने यहाँ पे इनपुट अपन ने दिया इसमें ट्रायंगुलर वेव ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आ रही है, तो इसमें अपने को मतलब इनपुट ट्रायंगुलर दे रहे हैं तो आउटपुट में स्क्वायर मिल रही है। इसका पॉजिटिव हाफ आ रहा है तो इसका स्क्वायर का नेगेटिव हाफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टिंग मोड में है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट के 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा। फिर जब ये डाउन जा रही है ट्रायंगुलर वेव यानी नेगेटिव की ओर जा रही है तो इसका क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो इस तरह की आउटपुट में वेव फॉर्म मिलेगी। डिफरेंशिएटर सर्किट का यूज़ वेव शेपिंग सर्किट में यूज़ करते हैं और FM मॉड्यूलेटर में भी डिफरेंशिएटर सर्किट को यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपीएम एज ए डिफरेंशिएटर कैसे वर्क करता है और इसकी वेव फॉर्म्स देखी और इसकी एप्लीकेशंस देखी। थैंक यू।